हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में, जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के जो पॉलिटिकल साइंस बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, पार्टीशन कैसे हुआ, किस बेसिस पे हुआ, उसका क्या आउटकम हुआ इंडिया के ऊपर। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रिंसली स्टेट जो थे वो कैसे इंडिया के साथ मर्जर हुए, और लास्टली हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब इंडिया के साथ और एक कंट्री का इमरजेंस हुआ था, वो था आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का इमरजेंस कब हुआ? इंडिया के इंडिपेंडेंस से ठीक एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त 1947 को। तो उनका जो इमरजेंस हुआ था वो था बेसिकली एक ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करके, वो था सेपरेट रिलीजियन के लिए सेपरेट कंट्री, यानी सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम्स। तो इस जो डिमांड था, या जो ये डिमांड सेपरेट कंट्री का था, ये मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन है, उन्होंने ये दिया था। उनका आइडियोलॉजी क्या था हम लोग वो जानते हैं। टू नेशंस थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना वाज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशंस थ्योरी। टू नेशंस थ्योरी states that India consisted of not one but two people, Hindus and Muslims. So the theory demanded separate countries for the Muslims, yani Pakistan, and Hindus, यानी इंडिया। दिस थ्योरी लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी टू नेशन जिन्ना के अकॉर्डिंग किया था। इंडिया में सिर्फ एक पीपल यानी सिटीजन्स नहीं थे, एक कम्युनिटी का सिटीजन नहीं था। यहाँ पे टू पीपल थे, यानी टू कम्युनिटी का था, एक था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम्स। तो दोनों के लिए सेपरेट कंट्री होना चाहिए, एक होगा पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स एंड इंडिया फॉर हिंदूज। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस बेसिस पे तो इंडिया का पार्टीशन हो गया पाकिस्तान के, और एक कंट्री बन गया। अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गए, जैसे इंडिया में कोई सिंगल बेल्ट तो था नहीं जहाँ पे सिर्फ हिंदू रहते थे और जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहते थे। इंडिया में दोनों कम्युनिटी मिलजुल के रहते थे, यानी रेशियो दोनों का ऑलमोस्ट कहीं कहीं पे सेम था, कहीं पे ज्यादा और कम था। तो उस रेशियो के हिसाब से इंडिया का जो दो मेनली प्रोविंस था, एक था पंजाब, एक था बंगाल, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया? पंजाब का दो डिवीजन किया गया और बंगाल का भी दो डिवीजन किया गया। एक था ईस्ट पंजाब, एक था वेस्ट पंजाब। ऐसे ही बंगाल का भी दो डिवीजन किया गया, एक था ईस्ट बंगाल एंड एक था वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल आप सभी को पता है जैसे अभी इंडिया के साथ ही है, और जो ईस्ट बंगाल पार्ट था यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी लोग ज्यादा रहते थे, इसलिए इस पार्ट को दिया गया था पाकिस्तान के साथ, जिसका नाम हुआ था ईस्ट पाकिस्तान। और जो हम लोग एट प्रेजेंट का पाकिस्तान मैप में जैसे जानते हैं, वो पाकिस्तान का नाम था वेस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान एट प्रेजेंट का जो बांग्लादेश है वो डिटेल्स हम लोग बाद में देख लेंगे, बांग्लादेश कैसे इंडिपेंडेंस हुआ था। तो लेकिन फिलहाल देखते हैं ऐसा है कि जो पंजाब प्रोविंस था या पंजाब जो स्टेट था, इसका कितना डिवीजन किया गया था? 2। कौन कौन सा? वेस्ट एंड ईस्ट। यहाँ पे जो वेस्ट पंजाब था वो पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि वहां पे ज्यादा इस्लाम कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी लोग वहां पे ज्यादा रहते थे। और ईस्ट पंजाब दिया गया इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे सिख कम्युनिटी का पॉपुलेशन ज्यादा था। अब देखिए क्या हुआ, ईस्ट पंजाब रहा इंडिया के साथ और वेस्ट बंगाल रहा इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान में कौन कौन सा दिया? ईस्ट पंजाब एंड पाकिस्तान से कौन कौन सा दिया? वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल। और इंडिया के साथ कौन कौन सा रहा? ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला उसी दिन रात को इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पीच दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या अभी का जो पार्लियामेंट हाउस है उसी में। तो उसका टाइटल था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट स्पीच दिया था उसका नाम क्या था? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी।
तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था। बेसिकली तीन था चैलेंजेस, लेकिन हम लोग चार चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट चैलेंज था नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग में बहुत सारा और भी चैलेंजेस है, यानी कौन कौन से चैलेंजेस लेके नेशन बिल्डिंग, मतलब नेशन बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए इंडिया को कौन कौन से चैलेंज फेस करना पड़ा था, वो हम लोग अभी एक वन बाय वन जानेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर्स, बिलीफ्स, रिलीजियंस, कास्ट्स, लैंग्वेजेस एटसेट्रा। सेकंड था communal rights and displacement of minorities after the partition of the country. Next, the integration of princely states into Indian Union. और last, the reorganization of states based on linguistic principle. ये था नेशन बिल्डिंग का चैलेंजेस। नेक्स्ट जो चैलेंज था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. So it was a great challenge to conduct election in India based on universal adult franchise. इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, अब इसको इलेक्शन कंडक्ट करना, इसको रन करना एक चैलेंजेस था। Ensure, नेक्स्ट पॉइंट है, ensure the welfare of all the people. To evolve effective policies and programs to bring about economic development in our country, it was an urgent need to meet the problems of illiteracy, unemployment and poverty. तो इंडिया का जो वेलफेयर का प्रोग्राम था जिससे हर कोई सिटीजन को सुविधा मिले, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या इंडिया के पास चैलेंजेस थे या क्या क्या इंडिया को दूर करना था? इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। उसके बाद इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, मैंने पहले ही बोल दिया, एक थ्योरी था टू नेशन थ्योरी। उसके बाद इंडिया को क्या फेस करना पड़ा? इंडिया का जो दो स्टेट था, एक था बंगाल, एक था पंजाब, उसका दो हिस्सा किया गया। पंजाब को भी दो हिस्सा किया और बंगाल का भी दो हिस्सा किया गया। ईस्ट बंगाल गया पाकिस्तान के पास और वेस्ट पंजाब गया पाकिस्तान के पास। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि माइग्रेशन तो हम लोग सभी जानते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाना या चले जाना। तो ये क्या होता है? ऑप्शनल होता है, हम लोग के पास ऑप्शन होता है या हम लोग खुद से जाते हैं। लेकिन ये जो ये जो लोगों को डिस्प्लेस किया गया एक जगह से दूसरी जगह, मान लेते हैं इंडिया से मुस्लिम पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिंदू या सिख इंडिया में आए, तो इनके पास क्या था? ये था रेफ्यूजी। इनके पास ऐसा कोई तो ठिकाना नहीं था कि हम लोग यहाँ से जा रहे, वहां पे सर्टेन कोई हमको शेल्टर मिलेगा, सर्टेन कोई जॉब मिलेगा, या अपना जो लैंड छोड़ के जा रहे फार्मिंग लैंड, हमको वहां पे ऑल्टरनेटिव कुछ लैंड मिलेगा, ऐसा तो कुछ था नहीं। अनसर्टेन वे में वो लोग जा रहे थे और जाने के बाद या आने के बाद उनको क्या मिला? रिफ्यूजी कैंप्स में शेल्टर मिला। हर गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या मिला था? लैंड मिला था, शेल्टर मिला था? नहीं, उनको रिफ्यूजी कैंप में शेल्टर मिला था। तो वो लोग जा रहे थे टुवर्ड्स ए अनसर्टेन फ्यूचर। इसीलिए बोला जाता है रिफ्यूजी और माइग्रेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट कॉन्सेप्चुअल में बहुत सारा डिफरेंस है। तो चलिए इसके बाद क्या हुआ हम लोग वो देखते हैं। तो ये पार्टीशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या डिफिकल्टीज सामने आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, वन कॉन्सेंट्रेट इन वेस्ट एंड अनदर इन ईस्ट। Some Muslim majority areas like northwestern frontier province not willing to join in Pakistan. हम लोग फ्रंटियर गांधी के बारे में जानते हैं ना, खान अब्दुल गफ्फर खान, वो इसी प्रोविंस से बिलोंग करते थे, यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये पाकिस्तान का साथ नहीं जाना चाहते थे और ये जो खान अब्दुल गफ्फर खान है वो इंडिया के साथ ही रहना चाहते थे। Muslim majority provinces of Punjab and Bengal had non-Muslim belts also. Cities like Lahore, Amritsar and Kolkata became divided into communal zones. यानी communal zone मतलब वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख इस मुस्लिम इन सब में दंगा या राइट हुआ था। कौन कौन सी जगह पे? वो तीन सिटीज थे, एक था लाहौर, एक था अमृतसर और एक था कोलकाता। The minorities on both sides became easy targets of attack. दोनों तरफ जो माइनॉरिटी थे ऑटोमेटिकली वो नंबर्स में कम होंगे, तो जो वहां पे जो मेजोरिटी होते थे वो उनको
इजिली अटैक कर पाते थे। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, यानी ऑलमोस्ट 5 से 10 लाख पीपल का मर्डर हो चुका था उस वायलेशन के दौरान। और यहाँ पे एक चीज बोल देते हैं कि जो एस्टिमेटेड पीपल था ना कि दोनों कंट्री के बीच माइग्रेटेड होगा या इमिग्रेटेड होगा, वो एस्टिमेटेड पीपल था ऑलमोस्ट 80 लैक्स। और इसी दौरान क्या हुआ था, इंडिया का जितने एम्प्लॉयज था, टाइपराइटर्स थे, पेपर क्लिप्स थे, रेलवे इंजिन थे, रेलवे बॉगीज थे, चेयर टेबल्स थे, इन सबका भी डिविजन हुआ था। पाकिस्तान को भी कुछ मिला था, इंडिया को कुछ मिला था। अभी हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट कैसे हुआ था इंडिया के साथ और गवर्नमेंट ने क्या वहां पे रोल प्ले किया था। तो जो 565 प्रिंसली स्टेट था इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में, तब वहां पे क्या हुआ था, उनके पास ब्रिटिशर्स ने द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत 3 ऑप्शन उनके सामने रखा था। और 3 ऑप्शन था, वो लोग चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, वो लोग चाहे तो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या वो लोग चाहे तो पाकिस्तान में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टेट्स इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ तो मार्जर हो गए थे, लेकिन कुछ स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे इंडियन साइड से। वो स्टेट्स थे बेसिकली त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। रिपीट कर दे रहा हूं, त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। हम लोग इस चैप्टर में 3 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, एक है कश्मीर, दूसरा है हैदराबाद, थर्ड है मणिपुर के बारे में। तो इंडिया का जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इस सारा स्टेट को इंडिया के साथ मार्च करवाने के लिए बहुत इनिशिएटिव लिया था, और इसीलिए उनको द आयरन मैन इंडिया बोला जाता है। क्योंकि स्क्रीन पे जो आप लोग ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये ब्लू वाला पोर्शन सभी था जो प्रिंसली स्टेट थे। तो अगर मान लें कि अगर सारा में नहीं, कुछ अगर इनमें से अगर इंडिपेंडेंट रह जाते तो क्या होता, इंडिया तो पहले ही एक 1947 में अपने से सेपरेशन देख चुका था पाकिस्तान के रूप में, तो और भी इतना सारा कंट्री इंडिया के बीच में हो जाता। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फ्यूचर को अपने सामने देखते हुए उन्होंने क्या किया, सारा स्टेट इंडिया के साथ ही ज्वाइन हो और इंडिया का ये जो प्रेजेंट मैप है ये ऐसा बने, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इनिशिएटिव लिए थे और लिया था। अब जो मेन प्रॉब्लम्स थे वो एराइज हुआ था हैदराबाद से, कश्मीर से, मणिपुर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हैदराबाद में क्या प्रॉब्लम हुआ था। हैदराबाद वाज ए प्रिंसली स्टेट इन इंडियन टेरिटरी। द निजाम ऑफ हैदराबाद पर जो रूलर होते थे उनको निजाम बोला जाता था। द निजाम ऑफ हैदराबाद वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, बट पीपल ऑफ हैदराबाद स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ निजाम। इस रिवोल्ट को लीड किया था हैदराबाद कांग्रेस एज वेल एज कम्युनिस्ट लीडर्स ने वहां पे। द निजाम यूज्ड राजाकार्स, यानी राजाकार्स क्या थे, पैरामिलिट्री फोर्स। ये राजाकार्स को लीड किया था निजाम के ओर से कासिम रिजवी ने, जो थे एक कम्युनल लीडर। तो द निजाम यूज्ड राजाकार्स विद द हेल्प ऑफ कासिम रिजवी टू सप्रेस द रिवोल्ट, which one lead by Hyderabad Congress as well as communist leaders. They atrocities of Rajakars, especially to non-Muslim, forced the central government to send the army to control the situation. In 1948 September, Indian Army defeated Nizam's force. This led to the accession of Hyderabad into the Indian Union. देखिए राजाकार्स की तरफ से इन्होंने ये मूवमेंट लीड किया था, बेसिकली लीड किया था कासिम रिजवी ने, और इंडिया ने जो वहां पे आर्मी भेजा था अपना, उस आर्मी ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो, जिसको लीड किया था जनरल JN चौधरी ने। और 1950 के 26 जनवरी को इंडिया के साथ ऑफिशियली हैदराबाद ने अपना जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो ट्रीटी साइन किया था। नेक्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम आया था वो था कश्मीर की तरफ से, क्योंकि वहां का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था वो था मुस्लिम, लेकिन किंग था हिंदू जिसका नाम था हरि सिंह, HARI
SINGH। वो कोशिश कर रहा था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, यानी कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन लीडर ऑफ द मेन पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका जो लीडर था शेख अब्दुल्ला, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी था नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये क्या कर रहे थे? क्रिएट पब्लिक सपोर्ट टू ज्वाइन कश्मीर विथ इंडिया। ये कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन करने के लिए पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रहे थे। महात्मा गांधी अनाउंस्ड इन 1947 अगस्त में उन्होंने अनाउंस किया था दैट अगर कश्मीर का जो सिटीजन है वो अपने इच्छा के हिसाब से इंडिया के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन जिन्ना बहुत चिंतित थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हरि सिंह कभी भी भारत के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो उन्होंने क्या किया? फोर्स या जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। अब इसके लिए उन्होंने क्या, डायरेक्ट अटैक नहीं किया, उन्होंने अपने तरफ से पठान जो ट्राइबल कम्युनिटी थे उनको कश्मीर में भेजा। उसके साथ कुछ अपने आर्मी भी भेजे या सोल्जर्स भी भेजे, और उनके एमुनिशंस या जो असला बारूद होता है वो सप्लाई दिया। अब जो किंग थे हरि सिंह, जो पाकिस्तान की तरफ ज्वाइंट फोर्स आ रहा था, उसके अटैक के सामने कुछ कर नहीं पा रहे थे, और 1947 के 24 अक्टूबर में उन्होंने इंडिया से हेल्प का डिमांड किया, और इंडिया ने उनको ऑफर किया कि हम लोग तो ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते या आपको हेल्प नहीं कर सकते, आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाइए और हम लोग आपको हेल्प कर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। कब कुछ नहीं बोला? 24 अक्टूबर जब उन्होंने हेल्प डिमांड किया, जब इंडिया ने उनको प्रपोजल दिया, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब कुछ दिन के बाद उनका कैपिटल जो सिटी है श्रीनगर, उससे कुछ दूरी तक यानी 40 किमी के डिस्टेंस में जब ज्वाइंट फोर्स पहुंच गए थे, तब उन्होंने 1947 के ही 26 अक्टूबर यानी ठीक 2 दिन के बाद इंडिया के साथ उन्होंने ट्रीटी साइन कर लिया, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसके बाद क्या हुआ? इंडिया ने ठीक उसके नेक्स्ट डे यानी 1947 के 27 अक्टूबर इंडिया ने अपने तरफ से फोर्स भेजा, ऑलमोस्ट 100 प्लेन्स में अपना सिपाही को वहां पे भेजा, यानी आर्मी को वहां पे भेजा, और श्रीनगर में वहां उनको लैंड करवाया। और उन्होंने, इंडियन आर्मी ने, जो ज्वाइंट फोर्स था पाकिस्तान की तरफ से, यानी जो ट्राइबल कम्युनिटी ग्रुप का अटैक था एज वेल एज द सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर्स, उनके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया? एक ऑपरेशन छेड़ दिया, और वहां से उनको भगा के ऑलमोस्ट जो कैप्चर लैंड था जम्मू एंड कश्मीर का 2/3 उन्होंने अपने कैप्चर में ले लिया। यानी इंडियन सोल्जर्स ने वो ट्राइबल्स कम्युनिटी एज वेल एज जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे यानी ज्वाइंट फोर्स था, उनको जितना भी लैंड कैप्चर हुआ था यानी 2/3 लैंड से उनको भगाया गया, यानी 1% छोड़ के बाकी 2% इंडियन सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया। और 31 अक्टूबर ने शेख अब्दुल्ला को वहां का लीडरशिप देके, वहां का लीडर बना के इंटीरिम गवर्नमेंट बनाया गया। और ये जो मतलब 2/3 इंडिया ने कैप्चर कर लिया और 1% उसके पास रहा यानी पाकिस्तान के पास, उसी 1% को वो लोग बोलते थे आजाद कश्मीर, अभी भी वो उनके पास ही है। और जो पार्ट इंडिया ने कैप्चर कर लिया वो इंडिया के पास है। और ये जो दोनों कश्मीर के बीच जो लाइन है उसको बोला जाता है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी हम लोग जानेंगे मणिपुर के बारे में। The Maharaja of Manipur, Bodh Chandra Singh, signed an instrument of accession with the Indian government. However, he gained internal sovereignty over the state. Under the pressure of public opinion, Maharaja held elections in Manipur in June 1948. तो उन्होंने क्या किया था? बोध चंद्र सिंह ने क्या किया था? 1947 में ही मणिपुर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए थे, और 1948 के जून में उन्होंने अपना वहां पे एक इलेक्शन कंडक्ट करवा लिया था, जिसके बाद वहां का जो फर्स्ट CM बने उनका नाम था MK प्रियव्रतो। मणिपुर became a constitutional monarch. In the legislative assembly, the state congress favored integration of Manipur with Indian Union, but other political parties opposed it.
In 1949, Maharaja signed a merger agreement with Indian government without any consulting or without any consultation with the legislative assembly. Thus, Manipur became the part of India. ऐसे मणिपुर इंडिया के पार्ट बना। अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे पहले इलेक्शन हुआ था, वो पार्ट था मणिपुर। अभी हम लोग जानेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में। एक्चुअली नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। उसी में ही कांग्रेस लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था या डिसीजन ले लिया था कि इंडिया का जो फर्दर स्टेट का डिवीजन होगा वो होगा लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज के आधार पे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कुछ साल तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। इसीलिए धीरे धीरे इंडिया में कुछ मूवमेंट जोर पकड़ने लगे थे। आइए हम लोग जानते हैं उसके बारे में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, protests began in several parts of the country, demanding the formation of states based on linguistic principles. The Vishalandra movement demanded a separate Andhra state for Telugu-speaking people. Potti Srimarulu went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. This caused violent protests in Andhra region. Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in 1952. Consequently, there were country-wide protests for linguistic states. They forced the central government to appoint a state reorganization commission headed by Fazal Ali in 1953. This commission is also known as Fazal Ali Commission. The commission submitted its report in favor of recognizing states based on language. On the basis of the report, the State Reorganization Act passed in 1956. Consequently, 14 states and 6 union territories came into existence. अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना भूल गया था कि जो मणिपुर का जो इंडिया के साथ मर्जर हुआ था, ये 1962 से 1972 तक ये एक यूनियन टेरिटरी था और 1972 के बाद ये एक कंप्लीट स्टेट का स्टेटस हासिल किया था। इस चैप्टर में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।